तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। क्या धमकाना चाहते हो भाई? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वक्फ बिल आ गया है और अगर आपको वक्फ से जुड़ा पूरा मुद्दा समझना है तो बस 5 चीजें पकड़ लीजिए और बिलीव मी, बस इस 5 कोर आइडियाज पे आप फोकस करेंगे और आप खुद डिसाइड कर सकेंगे कि जो इतना हल्ला हो रहा है वो सही है या गलत, और क्यों ये सिर्फ एक माइनॉरिटी इशू नहीं है बल्कि एक नेशनल लेवल का कंसर्न बन चुका है। तो चलिए बहुत ही बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जरूरी बात है कि वक्फ क्या होता है। नाउ थिंक ऑफ दिस कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, परमानेंटली इन द नेम ऑफ गॉड फॉर द रिलीजियस या चैरिटेबल कॉज से, दैट्स बिकम वक्फ। अब इस पूरे प्रोसेस में जो इंसान प्रॉपर्टी को डोनेट करता है वो कहलाता है वाकिफ, और वंस वो डोनेट कर देता है तो फिर उसे वापस लेना पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज सेड वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ओनरशिप परमानेंटली चली जाती है रिलीजियस पर्पस के नाम पे। अब जब ये वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है तो इट्स बिकम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड, और फिर बोर्ड डिसाइड करता है कि उस प्रॉपर्टी क्या यूज होगा, मस्जिद बनेगी, कब्रिस्तान बनेगा या कोई स्कूल या हॉस्पिटल। और इन्हें मैनेज करने के लिए एक केयर टेकर होता है जिसे मुतावली कहते हैं, उसे अपॉइंट किया जाता है। बट हियर इज द थिंग, मुतावली उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकता है। दे आर जस्ट मैनेजर्स, उनका काम है उसको मैनेज करना, लेकिन हाँ इनकम जनरेट करनी होती है इस प्रॉपर्टी से, एंड दैट इनकम इज सपोज टू गो बैक टू द कम्युनिटी फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ताकि उस कम्युनिटी का भला हो सके। इस इनकम का छोटा सा हिस्सा, लगभग में 7% वापस स्टेट वक्फ बोर्ड को कंट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि वो सारी ऑपरेशंस हैंडल करते हैं तो इसमें कुछ खर्चे होते हैं उसको मेंटेन करने। और ये बोर्ड हर स्टेट का अलग होता है, मतलब हर एक स्टेट में वक्फ बोर्ड होता है जिसमें मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और सेंट्रल लेवल पे एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है जिसके मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नाउ वेयर थिंग्स स्टार्ट गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स कि ये मुद्दा केवल रिलीजन का नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट लैंड ओनरशिप एंड लॉ। इंडिया में वक्फ बोर्ड इज द 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर राइट आफ्टर द इंडियन रेलवे एंड डिफेंस। अब इतने बड़े स्केल पर जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो ऑब्वियस है प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होते हैं और कंट्रोवर्सी भी होती है, और इसीलिए वक्फ डिस्प्यूट हैंडल करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए, और इन सबको रेगुलेट करता है एक कानून जिसे वक्फ एक्ट कहते हैं। अब आजादी से लेकर 1995 तक इस एक्ट में कई बार बदलाव हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि पहली बार अमेंडमेंट है, बट ग्राउंड लेवल पे जो मुद्दा है वो सॉल्व नहीं होता है। फिर आया 2013 जब सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन पे मेजर अमेंडमेंट्स किए गए, और अब 2025 में फिर से एक बड़ा अमेंडमेंट आया है ताकि पुरानी प्रॉब्लम्स को फाइनली सॉल्व किया जा सके। तो गाइज जरा सा रिवाइंड करते हैं लिटिल बिट टू 2005, ठीक है। तो उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी बनी थी हेडेड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर। द होल आइडिया बिहाइंड दिस कमिटी वाज कि एनालाइज करे सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, और फिर उन्होंने 2006 में अपनी डिटेल रिपोर्ट सबमिट की सच्चर कमेटी की, और वो चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में एक पूरा डेडिकेशन सेक्शन था जो कि इंटायरली फोकस करता था ऑन द स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, कि उनकी क्या पोटेंशियल है। एंड ट्रस्ट मी, इस पार्ट में जो इनसाइट्स थे वो आई ओपनिंग थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2006 तक इंडिया में करीब 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी थी, ये 2006 की बात है, जो मिला के करीब 6 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टीज कंसंट्रेटेड थी वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में। अब इमेजिन करो, इतनी मैसिव लैंड एसेट के बावजूद एनुअल इनकम जनरेटेड फ्रॉम दीज वक्फ लैंड वाज जस्ट 163 करोड़। दैट्स लाइक कि रिटर्न रेट केवल 2.7% है, और ये तब जब उनकी मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ एस्टिमेट की गई, बट देयर बुक वैल्यू बस 6000 करोड़। मतलब यहाँ एक ह्यूज गैप था बिटवीन व्हाट दे वर वर्थ एंड हाउ मच दे वर अर्निंग, और यही दिखाता है पुअर मैनेजमेंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। सच्चर कमेटी ने क्लियरली हाईलाइट किया कि अगर इन प्रॉपर्टीज को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए तो ये ना सिर्फ एक एसेट है कम्युनिटी के लिए, बल्कि एक प्रॉपर इंजन बन सकते हैं सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी।
इवन इफ वी अज्यूम एक 10% का आप रिटर्न ऑन मार्केट वैल्यू पे देखें तो भी 12,000 करोड़ की इनकम जनरेट की जा सकती थी, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता था। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स कमेटी ने कुछ सॉलिड रिकमेंडेशन भी दिए, जैसे बेटर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम रख लें, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द मुतावलीज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटलाइजेशन ऑफ वक्फ रिकॉर्ड, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और इंक्रोचमेंट को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और ट्रिब्यूनल्स को मिलने वाली पावर के बारे में भी बात की गई। प्लस उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ही नहीं बल्कि बाहर से भी प्रोफेशनल हायर किए जाएं फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। तो इसी के बेस पर 2013 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट लाए गए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इवन आफ्टर दोस चेंज ग्राउंड लेवल पे जो कोर इशू थे वो सॉल्व ही नहीं। दैट्स वाई जब 2024 में नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें एक था वक्फ अमेंडमेंट बिल और दूसरा था मुसलमान वक्फ रिपील बिल, उसका एम यही था कि पुराने कानूनों को स्ट्रीमलाइन किया जाए, वक्फ बोर्ड को फंक्शनिंग को स्मूथ बनाया जाए और प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट बेटर हो। लेकिन जैसे ही ये बिल आए काफी ब्लैकलिस्ट पे मिला, तो गवर्नमेंट ने इसे रेफर कर दिया ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। कमेटी ने फिर मल्टीपल राउंड्स का कंसल्टेशन किया, पब्लिक से, एक्सपर्ट से, स्टेक होल्डर से, और फाइनली 25 रिकमेंडेशन सबमिट की, जिन्हें फिर बिल में इंक्लूड किया गया। जनवरी 30 को फाइनल रिपोर्ट आई और उसके बाद ये बिल्स लोकसभा और राज्यसभा में भी पास हो गए हैं। अब देखो, कॉन्सेप्चुअली वक्फ एक बहुत पावरफुल और नोबल आइडिया है, कोई दिक्कत नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, लेकिन जिस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया गया, जो सिस्टम बनाया गया और जो लॉ इन्फोर्स हुए, वहीं से शुरू होती है सारी प्रॉब्लम। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में किस पार्ट में फ्लॉज थे, क्या अमेंडमेंट से कुछ इम्प्रूव हुआ या नहीं, क्या ये सिस्टम अब ज्यादा फेयर है और प्रैक्टिकल हो पाया है, या वही पुरानी कंफ्यूजन है और कंट्रोवर्सी जारी रहेगी। पहले वाला वक्फ एक्ट इतना ओपन एंडेड था कि लिटरली कोई भी, इवन नॉन मुस्लिम लाइक हिंदू, जैन और सिख, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकते थे। मतलब जस्ट इमेजिन, आपकी खुद की प्रॉपर्टी और आप अपने रिलीजियस बिलीफ से बाहर भी इसे डोनेट कर सकते हो इन द नेम ऑफ वक्फ। लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट आया है वो साफ कहता है कि केवल वही लोग जो पिछले 5 सालों से एक्टिव इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं वक्फ डेडिकेशन कर सकते हैं। तो पहले के मुकाबले में चीजें ज्यादा स्पेसिफिक हो गई कि किसी अदर रिलीजन के लोग अपना प्रॉपर्टी वक्फ नहीं दिखा पाएंगे किसी दबाव में या किसी भी चीज में। इन हाउ दे कांट शो इट वक्फ। 5 साल आपको इस्लाम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड ऑनेस्टली सबसे खास चीज जो पुराने एक्ट में थी, वक्फ बाय यूजर। अब ये बड़ा ही डिस्प्यूटेड मामला है। वक्फ बाय यूजर समझे क्या होता है? जब हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या रेंट पे देते हैं या किसी और के नाम पे ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, सेल डीड, एवरीथिंग इन राइटिंग। बट पुराने वक्फ लॉ रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए हो रही है। लॉ का एक लूप होल था। उस लॉ का लूप होल क्या था? अगर कोई प्रॉपर्टी लंबे टाइम से रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज हो रही है तो उसे ऑटोमेटिकली वक्फ मान लिया जाता था, इवन देयर इज नो डॉक्यूमेंट टू प्रूव इट। लाइक फॉर द रियल, कई बार ऐसा हुआ है कि किसी पीस ऑफ लैंड पे एक मस्जिद बनी हुई थी, लोग डिकेड से वहां प्रेयर कर रहे थे, लेकिन वो लैंड लीगली किसी इंडिविजुअल के नाम पे नहीं। अब जब केस कोर्ट तक गया और ओनर ने अपनी सेल डीड दिखाई टू प्रूव द ओनरशिप, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी विल गो बाय द यूजर्स हिस्ट्री। सिंस वहां पे मास्क थी, प्रेयर हो रहा था, पब्लिक एक्सेस था, वी इन्फर दिस लैंड इज अ वक्फ। दिस लॉजिक इवन यूज्ड इनटू द ज्ञान वापी केस। तो बेसिकली बिना रजिस्ट्री, बिना डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ यूजर्स दिखाकर आपकी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो सकती थी। सो दैट्स व्हाई वंस दैट हैपेंस देयर इज नो गोइंग बैक, क्योंकि क्या कहावत है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अब सोचो ये कितना खतरनाक तरीका है। कई बार कोई कम्युनिटी किसी प्रॉपर्टीज को रिलीजियस यूज में लाए और कुछ साल चला ले तो एक्चुअल ओनर के पास कुछ भी साबित करने के लिए कोई मजबूत ग्राउंड रह ही नहीं जाता। अगर उसने गलती से रिलीजियस एक्टिविटी के लिए दे दिया, बाद में वापस चाहता है तो उसके पास ग्राउंड ही नहीं लड़ने का। थैंकफुली नए अमेंडमेंट ने इसे खत्म कर दिया। अब साफ तौर पर कहा गया है कि अनलेस और अनटिल कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन ना हो, कोई भी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ नहीं मानी जाएगी। मतलब आपको क्लियर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा, वेरिएबल प्रूफ होने चाहिए, और वही लोग इस डेडिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे जो जनरली 5 ईयर्स से, मतलब 5 साल से इस्लाम फॉलो कीजिए और आप किसी भी कम्युनिटी को किसी भी चीज को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसके लिए प्रूफ वगैरह दिखाइए। तो ये बहुत राहत की बात होगी। अब आते हैं एक सुप्रीम इंपॉर्टेंट और टाइमली अमेंडमेंट पे जो गवर्नमेंट लैंड से जुड़ा हुआ है। देखो, अभी कुछ समय पहले हैदराबाद में एक पूरा डेंस फॉरेस्ट
प्रोग्रेस के नाम पे क्लियर कर दिया गया, आधी रात में काम शुरू हुआ बिना रुके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्ट्स बताती है कि ऐसी कई गवर्नमेंट लैंड्स हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर रखा है, जैसे पॉन्ड, विलेज लैंड, कम्युनिटी यूज वाली जमीनें। एंड बिकॉज ऑफ दीज क्लेम्स कई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाईवे और रेलवे डिले हो रहे हैं। एंड लेट्स बी रियल, फॉरेस्ट को मिटाना शायद आसान लगे, वक्त पे लीगली लैंड वापस लेना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। दैट्स व्हाई ये अमेंडमेंट क्लियरली बोलते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट लैंड, चाहे वो पॉन्ड या ग्राम समाज की जमीन या उसके लिए ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन जस्ट क्लेमिंग इट वर्बली और ट्रेडिशनली वोंट बी एनफ, तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ नहीं मानी जाएगी अगर वक्फ में ओरली बोल दिया। नए अमेंडमेंट में एक बड़ा मेजर शिफ्ट आया है। अब वेरिफिकेशन का पावर सीधे कलेक्टर के पास है। मतलब अगर किसी जमीन को लेके कंफ्यूजन है कि वो वक्फ है या गवर्नमेंट की, तो कलेक्टर विल गो इन्वेस्टिगेट, चेक द डॉक्यूमेंट्स। अगर उसे लगता है कि कोई प्रॉपर ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है और जमीन एक्चुअल में सरकार की है, तो रिवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा और प्रॉपर्टी अब वक्फ की लिस्ट से हट जाएगी। मतलब अब कोई प्रॉपर्टी तभी वक्फ मानी जाएगी जब उसके पीछे सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होगा। इस लैंड को स्पेसिफिकली वक्फ के लिए डेडिकेट किया गया था। जस्ट सेइंग इट और यूजिंग इट वोंट बी एनफ, मतलब कह देने से अब आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी वक्फ की, आपको वक्फ को उसका दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। अब इसी से जुड़ी 3 बड़ी प्रॉब्लम थी जिन्हें समझना बहुत जरूरी था। सबसे पहली बात यह कि पहले डिसाइड कौन करता है कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है। हर स्टेट में एक सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता था जो पूरे राज्य में सर्वे करता था, यह देखने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज वक्फ के अंदर आती है। अब यह काम वो अकेले करता था और उसकी पूरी कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट उठाती थी। अब सर्वे कंप्लीट होने के बाद ये फाइंडिंग्स स्टेट वक्फ को दी जाती थी, जिसके बाद एक गैजेट नोटिफिकेशन आता था जिसमें ऑफिशियली बताया जाता था कि स्टेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी अब वक्फ के अंदर है। यह एक पब्लिक लिस्ट होती थी। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं, कौन एवरीडे गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पढ़ता है? और यहीं से आती थी दूसरी इशू, लिमिटेशन पीरियड। वंस ये लिस्ट पब्लिश की जाती थी तो केवल सामने वाले को 1 साल मिलता था चैलेंज करने के लिए। मतलब सिर्फ 1 साल। मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी मिस्टेकनली या अनफेयर वे से वक्फ लिस्ट में आ गई और उसे वो उस टाइम में रिएक्ट नहीं कर पाया, मतलब उसे पता ही नहीं है कि ये उसके खिलाफ या उसकी प्रॉपर्टी आ गई है, तो 1 साल बाद वो लीगली भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वक्फ बोर्ड उसे प्रॉपर्टी को अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड कर लेता है परमानेंटली। मतलब किसी की जमीन ऐसे तो हड़प ली जाएगी। तीसरी सबसे ट्रिकी चीज थी ट्रिब्यूनल वाला हिस्सा। अब देखो, नॉर्मली कोई लैंड या प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट होता है तो आप सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हो, लेकिन वक्फ से जुड़ा कोई भी इशू आप सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही लड़ सकते हो। और इसमें सबसे वियर्ड पार्ट ये है कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल माना जाता था। मतलब हाई कोर्ट में अपील आप तभी कर सकते हो जब बहुत सीरियस टेक्निकल एरर हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, वरना ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी, मतलब नो कोर्ट जो ट्रिब्यूनल कह दे। अब सोच के देखो, पहले जो सर्वे कर रहा है ऐसा कमिश्नर है जो स्टेट की अथॉरिटी नहीं है, कोई भी बंदा है। फिर एक ऑब्सक्योर गैजेट नोटिफिकेशन आता है जिसको आपको पता ही नहीं होता है और 1 ही साल का विंडो होता है चैलेंज करने के लिए। और फाइनली अगर मान लीजिए आपने 1 साल के अंदर डिस्प्यूट हो तो आप कहाँ जाते हैं? ट्रिब्यूनल में, जहां पे आपकी अपील सुनने का हार्डली ऑप्शन ही होता है। आप अपने मुद्दे को रख ही नहीं सकते। बट थैंकफुली अमेंडमेंट में इन सभी लूप होल्स को बंद कर दिया गया। अब सर्वे का काम डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे, हु आर एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं। इससे ना सिर्फ लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा बल्कि न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होगी। एंड इफ कलेक्टर फाइंड आउट दैट प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, तो उसको वक्फ ट्रीट नहीं किया जाएगा और वक्फ की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अब देखो, पहले जब कलेक्टर किसी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर देता था तो उसके खिलाफ अपील करने का कोई सॉलिड रास्ता नहीं था, लेकिन अब वो लूपहोल बंद कर दिया। नाउ अगर वक्फ बोर्ड या कोई पार्टी कलेक्टर के डिसीजन से खुश नहीं है तो दे हैव ऑप्शन टू अपील इनटू द वक्फ ट्रिब्यूनल। और मजे की बात यह है कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर भी अब फाइनल नहीं माना जाएगा जो पहले होता था। नए अमेंडमेंट के बाद ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ आप 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो फाइनली देयर इज अ सेकंड लेयर ऑफ जुडिशियल चेक, जो कि एक लेयर में तो घपले हो जाते हैं। अब एक और बड़ी इशू थी लिमिटेशन पीरियड की। बेसिकली लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है कि किसी भी केस को फाइल करने का एक प्रॉपर टाइम लिमिट होना चाहिए ताकि डिकेड्स तक केस लटके ना रहे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ने इलीगली ऑक्युपाई की है तो यू हैव 12 ईयर टू टेक लीगल एक्शन, और गवर्नमेंट की है तो 30 ईयर तक का लिमिटेशन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वक्फ प्रॉपर्टीज को इस रूल से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। मतलब अगर कोई 100 साल पुरानी जमीन हो तो भी वक्फ बोर्ड उसे क्लेम कर सकता है कि ये हमारी है और उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। इतना नहीं, उल्टा अगर किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता था तो उस व्यक्ति के पास केवल 1 साल होता था रिस्पॉन्ड करने के लिए, वरना
प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ मान ली जाती थी। अब यहीं से सबसे अनफेयर चीजें थी जो नए अमेंडमेंट में फाइनली फिक्स कर दी। वक्फ बोर्ड को भी बाकी लोगों की तरह 12 साल का लिमिटेशन है। अगर वो पुरानी 100 साल पुरानी प्रॉपर्टीज है तो उस पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। दिस मेक्स द प्लेइंग फील्ड इक्वल एंड फेयर फॉर एवरीवन कि भाई अब भी वक्फ बोर्ड है, 12 साल के अंदर ही उसको क्लेम कीजिए। 12 साल से पुरानी प्रॉपर्टी तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते। और जहां तक गवर्नमेंट लैंड का सवाल है, जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता लैंड गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और अगर इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो गया कि वो गवर्नमेंट जमीन की है तो वक्फ लिस्ट से नाम हटेगा और रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट होगा। अब बात करते हैं वुमेन राइट्स की, जो इस अमेंडमेंट का सबसे प्रोग्रेसिव हिस्सा है। पहले वक्फ अल औलाद के कॉन्सेप्ट में मैरिड डॉटर्स या फीमेल हेयर्स को प्रैक्टिकली इग्नोर किया जाता था। मतलब अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है फॉर हिज फैमिली लाइन, तो जब उसकी लीगल मेल हेयर्स खत्म हो जाते हैं तो वो रिलीजियस कॉज में चली जाती थी, मगर डॉटर्स को तो इनहेरिटेंस में गिना ही नहीं जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विद दिस अमेंडमेंट डॉटर विल आल्सो हैव इक्वल राइट टू क्लेम देयर शेयर। उनकी इनहेरिटेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। दे कैन नाउ राइटफुली स्टेप एंड टेक व्हाट्स इज देयर। ये चेंज बहुत जरूरी था, स्पेशली कंसिडरिंग द रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी लॉ हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनमें भी कुछ सॉलिड बदलाव लाए गए हैं। पहले सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते थे, बट नाउ दैट्स चेंज टू। अब 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे जिनका काम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव और चैरिटी मैटर्स में हेल्प करना, नॉट इन द रिलीजियस अफेयर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मुस्लिम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अब जरूरी कर दिया गया है इन बोथ वक्फ बोर्ड्स, स्टेट एंड सेंट्रल। फाइनली ट्रिब्यूनल की कॉम्पोजिशन में भी ट्विक किया गया है। पहले जो ट्रिब्यूनल होता था उनमें एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट बैठता था और उसका फैसला लिटरली फाइनल होता था, मतलब अपील की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इस पोस्ट को हटा दिया गया। अब उसकी जगह ट्रिब्यूनल को हेड करेगा कोई प्रेसिडेंट या फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज, बेसिकली एक जुडिशियल ऑफिसर, जिसका मतलब ये हुआ कि अब जो डिसीजन होंगे वो किसी रिलीजियस प्रिंसिपल पे नहीं बल्कि लीगल फ्रेमवर्क और जुडिशियल रीजनिंग पे होंगे। सो फाइनली वक्फ जैसे सेंसिटिव मैटर को हैंडल करने के लिए एक न्यूट्रल और लॉ बेस्ड सिस्टम लाया जा रहा है। अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं। फर्स्ट इज, वक्फ एक रिलीजियस इशू है या प्रॉपर्टी इशू? देखो, कॉन्सेप्चुअल स्पीकिंग में वक्फ का ओरिजिन तो रिलीजियस है, क्योंकि ये होता है कि किसी प्रॉपर्टी को रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस से डेडिकेट करना। लेकिन जब बात आती है उसे मैनेज करने की, उसके ट्रांसफर की, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, तब ये मैटर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ बन जाता है, ना कि रिलीजियस। और यही रीजन है कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जैसी बॉडी बनाई गई टू मैनेज एंड डेवलप वक्फ प्रॉपर्टीज। तो हाँ, वक्फ कॉन्सेप्ट रिलीजियस है, लेकिन वक्फ एक्ट खुद में एक प्रॉपर्टी रेगुलेशन मैकेनिज्म है, ना कि कोई रिलीजियस कानून। अब सेकेंड सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी के रिलीजियस अफेयर में ही इंटरफेयर क्यों करती है? तो लेट्स जस्ट कंपेयर इट विद हाउ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटीज आर मैनेज। वक्फ के लिए तो बोर्ड्स और काउंसिल बने हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो रिलीजियस नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। बट अगर आप हिंदू टेम्पल्स की बात करें तो मेजॉरिटी टेम्पल्स आर डायरेक्टली मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। For example, Tirupati Temple, one of the richest temple in India, is under direct control of Andhra Pradesh government. इतना ही नहीं, टेम्पल के हेड प्रीस्ट कौन होंगे वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब जहाँ वक्फ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बना है, वहीं हिंदू, सिख, जैन या क्रिश्चियन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के डिस्प्यूट कहाँ जाते हैं? तो वो जाते हैं सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट। और वक्फ प्रॉपर्टी वंस डिक्लेयर्ड उसे रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं होता, टोटल रिस्ट्रिक्शन होती है। बट बाकी रिलीजियस ट्रस्ट के केस में ऐसा कोई टोटल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बट वो भी रिवर्सेबल तो होते हैं। अब बात करें लिमिटेशन की, तो बाकियों के लिए लिमिटेशन एक्ट पूरी तरह अप्लाई होता है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज को अब तक इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया था। ओनली 1 ईयर का विंडो मिलता था केस फाइल करने के लिए, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी हमेशा वक्फ मानी जाती थी। थैंकफुली नए अमेंडमेंट्स ने एग्जम्पशन को हटा दिया। तो अगर आप एक बिगर पिक्चर देखो तो ऐसा लगता है कि वक्फ का पूरा स्ट्रक्चर रिलीजियस दिखता है, बट एक्चुअली इट इज मोर ऑफ अ रेगुलेटरी एंड लीगल स्ट्रक्चर। और अगर किसी को लगता है कि सरकार सिर्फ माइनॉरिटीज के मामले को कंट्रोल रखती है, वेल देन लुक एट द हिंदू टेम्पल्स। मेजॉरिटी टेम्पल्स भी डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए डी पॉइंट। बाय एवरीवन।